स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मेरा नाम है फैज़ान और आप है स्कैनकास्ट के साथ। आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ कॉन्टिनेंटल का EMS3 कंट्रोल मॉड्यूल, जो कि आपकी रेनॉल्ट, वोल्वो और आइशर इन तीनों ब्रांड्स के अंदर में डिफरेंट व्हीकल्स के अंदर में आता है। ये BS4 मॉडल्स के अंदर आता था 2017 से 2020 तक, BS6 के आने से पहले तक। और ये कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर में आज मैं आप लोगों को 4 पॉइंट्स कवर करूँगा, जिसमें सबसे पहले है कि इसका वायरिंग डायग्राम हमें मिलेगा कहाँ से, और उस वायरिंग डायग्राम को, सेकेंड पॉइंट ये कि हमें उस वायरिंग डायग्राम को रीड कैसे करना है। थर्ड पॉइंट में आपको जो बताऊंगा वो है इस बोर्ड के अंदर में क्या सेक्शंस है, कौन सा सेक्शन क्या काम करता है। प्रॉब्लम आपका किसी पर्टिकुलर सेक्शन में आएगी तो आपको किस पर्टिकुलर आईसी पे जाना है, टेस्ट करते हुए, ट्रेस करते हुए कहाँ तक आईसी तक पहुंचोगे आप, ये आप लोगों को क्लियर करूंगा। एंड देन फोर्थ, इसके अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम आई थी जो कस्टमर ने हमें बताया कि इसका एक पर्टिकुलर जो इंजेक्टर है वो नहीं फायर करता है, और उस इंजेक्टर के नहीं फायर करने के लिए ये ECM रिपेयर होने आया है, और वो कैसे हम उसका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये आपको क्लियर करूंगा। अब ये प्रॉब्लम जो है ना काफ़ी यूनिक था, इस वजह से मैं इसे स्पेशली कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अनलाइक अदर जो है डीजल के ECM के सर्किट्स होते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है। ठीक है, इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा चैलेंजेस फेस हुए जो कि मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सारी चीज़ें बता दूँ। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों ये ज़रूर आप लोग कमेंट डाउन करके नीचे बता देना, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लेना, और इन्फॉर्मेटिव है इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने टेक्नीशियन भाइयों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसे देख करके उनके पास भी अगर ये मॉड्यूल आए, ये प्रॉब्लम्स आए तो सॉल्व कर सके। एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स जो हम रेगुलरली आप लोगों के लिए लाते रहते हैं ये आप तक पहुँचते रहे और आपका काम आसान होते जाए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही कंट्रोल मॉड्यूल्स के ऊपर में अगर आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हो, किसी भी मॉड्यूल को कैसे रिपेयर करें, और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें कुछ स्पेशल चैलेंजेस इसमें फेस हुए, ये चैलेंज आपको भी अलग अलग मॉड्यूल्स में आता होगा, और वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से आइडेंटिफाई करके कर सकें और साथ ही साथ में मेरे तरफ से भी जो हेल्प हो वो मिले आप लोगों को। इसलिए आप चाहें तो आप स्कैनकास्ट के ट्रेनिंग सेंटर पे आ सकते हैं, हमारे साथ में ECM रिपेयर की और व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग हमारे पास में ले सकते हैं। हम लोग मल्टी ब्रांड के ऊपर में डिफरेंट कंट्रोल मॉड्यूल्स के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, कोई लिमिट नहीं होती कि भाई हम वोल्वो, आइशर, सुजुकी, महिंद्रा सिखा रहे हैं। हमारे पास में सारे कंट्रोल मॉड्यूल्स चाहे किसी भी ब्रांड के हो करते हैं हम लोग, ताकि आप किसी पे भी कंफर्टेबली जो है काम कर सकें। तो ट्रेनिंग के रिलेटेड कांटेक्ट करने के लिए आपको एक नंबर मिल जाएगा डिस्प्ले के ऊपर में, उस नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और आप ज़्यादा डिटेल्स जान सकते हैं हमारे ट्रेनिंग काउंसलर से। तो अभी चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर में हम किस तरह से रिपेयर को अप्रोच करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कॉन्टिनेंटल का EMS3 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर में इसका हार्डवेयर नंबर दिया हुआ है, नीचे यहाँ बॉटम पे EMS3 कॉन्टिनेंटल लिख करके। ये आइशर 3000 सीसी इंजन के अंदर में से निकला हुआ है। अब ये ECM का हमें सबसे पहले देखना वायरिंग डायग्राम मिलता कहाँ है। तो वायरिंग डायग्राम के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, स्कैनकास्ट के एप्लीकेशन से आपको वायरिंग डायग्राम मिल जाएगा हमारे। आपके पास अगर एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जा करके प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हैं स्कैनकास्ट। आप स्कैनकास्ट सर्च कीजिए। स्कैनकास्ट सर्च करने के बाद में जब आप सर्च कर लेंगे तो सर्च करने के बाद में आपको स्कैनकास्ट ऑटो लर्निंग ऐप मिल जाएगा, और उसके अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं सिंपली ओपन कर रहा हूँ। एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ आपको 6 टाइल्स दिख जाती है, जिसके अंदर वायरिंग डायग्राम, DTC हेल्प, ECM रिपेयरिंग टूल्स, कोर्सेस, फ्री मटेरियल और व्हीकल डायग्नोसिस मिल जाता है। तो आप ECM रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, व्हीकल डायग्नोसिस सीखना चाहते हैं, तो उसके भी हमारे ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जिनके अंदर में 100 से ज़्यादा क्लासेस है, और उसमें लाइव क्लास भी होती है, जिसके अंदर में स्टूडेंट्स डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप ECM रिपेयरिंग और व्हीकल डायग्नोसिस सीखना चाहते हो और डिटेल में आप अपना वर्कशॉप छोड़ के नहीं आ सकते, तो आप हमारे ऐप पे ऑनलाइन ले सकते हो इफेक्टिवली। उसके रिलेटेड भी अगर आपको कोर्स रिलेटेड ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नंबर जो आपके स्क्रीन पर है उन पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे उनके भी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं हमारे वायरिंग डायग्राम को खोजने से। तो इसमें हमें चले जाना है वायरिंग डायग्राम एंड DTC हेल्प में। तो वायरिंग डायग्राम एंड DTC हेल्प में आप जाते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्बो दिया हुआ है सबसे पहले, एंड देन कमर्शियल व्हीकल वायरिंग डायग्राम, फ्यूज रिले वायरिंग डायग्राम, DTC हेल्प, ये सारी चीज़ें। अब ये पूरे वायरिंग डायग्राम्स के लिए है। अगर आप ये
सारे आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है, एक टेक्नीशियन के नाते मैं भी जानता हूँ मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे आपको एक साथ मिल जाए उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉम्बो अवेलेबल है हमें। तो कॉम्बो पैकेज के ऊपर अगर आप जाओगे तो इसके अंदर आपको 6 सर्विसेज एक साथ मिल जाती है। वायरिंग डायग्राम, DTC हेल्प, IC डेटा शीट, ECM पिन आउट, फ्यूज रिले डायग्राम्स और साथ ही साथ में कमर्शियल व्हीकल के भी वायरिंग डायग्राम अवेलेबल होते हैं। और ये लाइफ टाइम के लिए है, इनमें कंटिन्यूअसली अपडेट आता रहता है, तो अपडेटेड रखते हैं। करेंटली इसके अंदर 14,500 से ज़्यादा फाइल्स है टोटल मिला करके सारी की सारी। तो आप लोग एक बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के जो आपने स्टार्टिंग में देखा उसमें ये सारी फाइल्स लाइफ टाइम के लिए और इसमें कंटिन्यूस अपडेट भी आप लोग अवेलेबल करके ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंटेंट में चले जाना है। इसमें कंटेंट में आने के बाद में हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें लास्ट में दिखता है कमर्शियल व्हीकल वायरिंग डायग्राम। इसमें कमर्शियल व्हीकल में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट मिलता है। 12 वोल्ट का कमर्शियल व्हीकल है, बट मेरा हैवी कमर्शियल है, तो ये लाइट है तो मुझे हैवी कमर्शियल में जाना है। ये 12 वोल्ट में ही है बट हैवी कमर्शियल में जाना है। इसमें मुझे आइशर में जाना है। ठीक है, आइशर के अंदर में यहाँ पर मेरे पास में नीचे दिख सकते हो आप आइशर वायरिंग मैनुअल प्रो 3000 BS4, ये पर्टिकुलर जो है EMS 3 का है वायरिंग डायग्राम। तो इसमें आपको चले जाना है। अब वायरिंग डायग्राम में आने के बाद में यहाँ आप देख सकते हो सिर्फ वायरिंग डायग्राम ही नहीं, पूरा मैनुअल इसका प्रेजेंट है यहाँ पर। तो इसमें कैसे रीड करना है वायरिंग डायग्राम, क्या कलर कोड दिए हुए हैं, ये डिटेल में दिया हुआ है। इसकी पूरी ट्रेनिंग आपको व्हीकल डायग्नोसिस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर मिल जाती है डिटेल्ड। यहाँ पर मैं आपको इसका वायरिंग डायग्राम अच्छे से पढ़ना समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हम स्क्रॉल करके नीचे चले जाते हैं एंड नीचे आ जाते हैं। इंजन वायरिंग हार्नेस कनेक्टर सब होने के बाद यहाँ हमारे पेज नंबर 74 से वायरिंग डायग्राम स्टार्ट होता है। यहाँ लिखा हुआ है ECU पिन आउट डिटेल्स। तो 74 पे चैसी EMS है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें इंजन EMS चाहिए। तो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इंजन मैनेजमेंट में तो टॉप पे यहाँ पे दिया हुआ है इंजेक्टर के पिंस। तो हमें इंजेक्टर के पिंस चाहिए ही चाहिए, तो ये आप नोट डाउन करके रख सकते हो। पिन नंबर 1, 2, पिन नंबर 25, 26, पिन नंबर 49, 50 और 70 से 74। क्योंकि मेरा इंजेक्टर का फॉल्ट है तो ये जो 8 पिन्स है, ये 8 पिन्स मेरे लिए नेसेसरी है एंड ये मैंने नोटेड रखे हुए हैं। तो यहाँ पे इंजेक्टर वायरिंग हार्नेस है, तो ये इंजेक्टर वायरिंग हार्नेस से होके फिर इंडिविजुअली हर इंजेक्टर को जो है करंट जाता है और उसका भी पिन नंबर दिया है। तो आप एंड टू एंड गाड़ी पे चेक करना चाहते हो तो गाड़ी पे भी आप शुरू में चेक कर सकते हैं। 1 नंबर पिन आपके वायरिंग हार्नेस के ऊपर इंजेक्टर के 4 नंबर पे जाता है। अगर आप देखना चाहते हो ये इंजेक्टर वायरिंग हार्नेस कैसे दिखता है तो इस इसी के अंदर में आपका अवेलेबल है वो भी। मैं अगर वायरिंग हार्नेस पे चले जाता हूं, यहाँ पर इंजन वायरिंग हार्नेस में अगर देखूं, यहाँ आप देखिए इंजन हार्नेस एंड सेंसर लोकेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंजेक्टर वायरिंग हार्नेस आपका, और ये यहाँ पर आप देख सकते हो उसका इंजन बे में लोकेशन, और इंजन बे में जो लोकेशन है और पिन्स कैसे है यहाँ पर अरेंजमेंट दिया हुआ है। 1, 4, 8, 12, 14, 13, 9, 5 ये हार्नेस के आपके कनेक्टर के अंदर के पिंस किस तरह से अरेंज है यहाँ दिया हुआ है। तो कनेक्टर भी जैसे नॉर्मली जो 12 वोल्ट कार पे आप लोग अगर काम करते रहोगे तो इंजेक्टर के हार्नेस ऐसे नहीं दिखते हैं, ट्रक्स में डिफरेंट होता है, तो उसका भी फोटो दिया हुआ है। इंजेक्टर वायरिंग हार्नेस आपने देख लिया। तो अगर आपको गाड़ी पर वो टेस्ट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंजेक्टर वायरिंग हार्नेस किस तरह से कनेक्टेड। तो 1 नंबर ECM का जो पिन है वो 4 नंबर पे जाता है, 2 नंबर 8 पे जाता है गाड़ी पे, 25 नंबर पिन 3 पे, 26 नंबर 5 पे, 49 10 पे, 59 पे, 73 पिन 1 पे और 74 पिन आपका 2 नंबर पिन पे जाता है आपके इंजेक्टर के हार्नेस के अंदर में। अब इसमें से हाई साइड कौन सा, लो साइड कौन सा, वायरिंग डायग्राम नहीं बता रहा है, तो ये मैं ट्रिक आपको बताऊंगा ECM के अंदर में कि कैसे पता करते हैं व्हाट इज हाई साइड एंड व्हाट इज लो साइड। ठीक है, तो इसके आगे फिर हम देख लेते हैं, हमें इंजेक्टर का पिन मिल गया जो हमारा फॉल्ट है। अब हमें चाहिए कि पावर सप्लाई कहां से आता है, मेन सप्लाई और ग्राउंड इसमें कहां पर है। पेज नंबर 74 पे आपका पावर सप्लाई का कनेक्शन है जिसमें चैसी EMS ECU कनेक्टर ऊपर लिख करके दिया हुआ है, चैसी EMS ECU कनेक्टर 58 पिन। तो जो 58 पिन कनेक्टर है छोटा वाला, उसके ऊपर में आपका पावर सप्लाई आता है और वो आता है आपका पिन नंबर 1, 3 एंड 5 के ऊपर में। यहाँ पर क्लियरली लिखा है EMS ECU रिले। अब क्योंकि EMS ECU रिले से ही, मेन रिले से ही आपका पावर सप्लाई ECM को आता है, तो ये पिन हमारे लिए नेसेसरी है। इसके बाद में ग्राउंड जो है हमें 2, 4, 6 पिन मिलता है, तो 2, 4, 6 पिन के ऊपर हमारा ग्राउंड है, उनमें से किसी एक पिन पे ग्राउंड और पावर सप्लाई के लिए किसी 1, 3, 5 में से किसी एक पिन पे सप्लाई। और साथ ही साथ एक और एक पावर सप्लाई इसके लिए जरूरी है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो EMS ECU रिले। यहाँ पर 41 नंबर पिन के ऊपर EMS ECU रिले है, ये इग्निशन सिग्नल की तरह काम करता है आपके ECM के लिए, तो ये भी नेसेसरी है। इसके बिना आपका कंट्रोल मॉड्यूल ऑन नहीं होगा। इतने से आप ऑन कर सकते हो इसको टेबल पे एंड वोल्टेजेस चेक कर सकते हो। ओके,
तो आपको मैंने कनेक्शंस बता दिए, कौन से कनेक्शन है पावर सप्लाई के वायरिंग डायग्राम में, एंड साथ ही साथ इंजेक्टर का वायरिंग कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, इंजेक्टर का सर्किट डायग्राम पढ़ा और साथ साथ में उसका हार्नेस भी हमने देखा। अब ये पूरा होने के बाद में हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो जाता है कि हमें वायरिंग डायग्राम कहाँ से मिलता है, एंड हमारा वायरिंग डायग्राम के अंदर में हमारा वायरिंग डायग्राम इसका रीड कैसे करना है। तो ये दो होने के बाद चलो अब हमारे थर्ड पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, जहां हम समझते हैं कि हमारा जो कंट्रोल मॉड्यूल है उस कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर का लेआउट किस तरीके से, ठीक है। समझते हैं हमारे कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर का जो सर्किट है वो किस तरह से इस मॉड्यूल में बनाया हुआ है। अब ऑलवेज रिमेंबर सेफ्टी इज फर्स्ट, तो ग्लव्स आर नेसेसरी स्टैटिक से बचाने के लिए। एंड अब हमारे कंट्रोल मॉड्यूल को हम पूरा ओपन कर लेते हैं। अब इसमें स्क्रूज नहीं होते, क्लिपिंग्स नहीं होते, आसानी से खुल जाता है, बॉटम प्लेट भी आसानी से निकल जाता है। सीमेंस कॉन्टिनेंटल में ज़्यादा परेशानियां नहीं आती, तो ये हम बॉडी को अलग कर देते हैं। एंड अब ये हमारा कंट्रोल मॉड्यूल पूरा आपके सामने आप देख सकते हो यहाँ पर, दिस इज वन साइड एंड दिस इज द बैक साइड। अब कॉन्टिनेंटल के अंदर में कॉन्टिनेंटल जो है एक स्टैंडर्ड फॉलो करता है जो डेल्फी भी फॉलो करता है कि ये अपना पूरा वर्किंग सेक्शन जो है जिसमें मैक्सिमम सारा कंट्रोलिंग होगा वो पूरा वन साइड ही रखते हैं, ऊपर के प्लेट के ऊपर ही रखते हैं। एंड बॉटम प्लेट डीजल में खासतौर से ये फॉलो किया जाता है। बॉटम प्लेट जो है, बॉटम प्लेट के ऊपर में सिर्फ और सिर्फ आपका हीट सिंक्स होते हैं और फिल्ट्रेशन सर्किट्स होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ इसके अंदर में नहीं लगाया जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये मैं आपको सबसे पहले इस सेक्शन का हर एक पॉइंट समझा देता हूँ। तो ये हमारा छोटा कपलर का सेक्शन है, ये सेक्शन पूरा, एंड ये सेक्शन हमारा बड़ा कपलर है, इसे J2 कह रहा है आपका वायरिंग डायग्राम, एंड दिस कपलर को J1 कहा जाता है। तो J1 एंड J2। अब J1 के अंदर में आपका जो है इंजेक्टर के पिन्स हैं, J2 में आपके पावर सप्लाई पिन्स है। अब पावर सप्लाई जो है ये है आपका पिन नंबर 1, 3 एंड 5। तो ऑड नंबर 1, 3, 5 पे आपका पावर सप्लाई है, 2, 4, 6 पे ग्राउंड है। पिन नंबर 41 के ऊपर में यहाँ पर कपलर में आपके आपका जो लास्ट कनेक्शन है इग्निशन का वो दिया जाना है। आप अंदर पिन आउट में से देख सकते हैं पिन नंबर 41 इसके ऊपर में, ठीक है। तो पिन 41 पे कनेक्शन देना है और फिर ये बोर्ड ऑन होगा, और जो कनेक्शन है वो आपका इस पर्टिकुलर डायोड से होते हुए फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये 1, 2, 3, ये 3 जो है आपके पावर सप्लाई प्रोटेक्शन एंड पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि पावर सप्लाई को पूरे बोर्ड में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ड्रॉप करके। तो अगर कभी बोर्ड का बैटरी वगैरह किसी ने अगर उल्टा लगा दिया गाड़ी पे लेट्स से, तो आपको यहाँ पर फॉल्ट सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। इन डायोड्स के पास में इनके पैड्स जले हुए मिलेंगे। अगर बैटरी किसी ने उल्टी लगा दी है तो, या किसी ने गलती से बहुत ज़्यादा हाई करंट किसी वजह से आ गया है, हाई रस्टिंग की वजह से प्रॉब्लम आया तो देन अब इस बोर्ड के अंदर में पहले मैं लेफ्ट सेक्शन पूरा समझा देता हूँ। अब आप इसको सिंपली हाफ कर लो, बोर्ड को हाफ एक हिस्सा कर लो। अब ये जो सेंटर से हाफ सेक्शन है इसके नीचे की तरफ मेरे तरफ में जो पूरा का पूरा सेक्शन है ये पूरा का पूरा काम करता है आपके इंजन को ड्राइव करने का। एंड यहाँ से ये पॉइंट से पूरा राइट साइड का जो सेक्शन है ये पूरा काम करता है आपके सिर्फ और सिर्फ इंजेक्टर चलाने। तो ये पूरे आधे इतने पूरे सेक्शन के बोर्ड के अंदर में कुछ नहीं हो रहा सिवाय इंजेक्टर ड्राइव करने के, और ये पूरा जो सेक्शन है ये पूरा आपके इंजन को ड्राइव कर रहा है। अब इस सेक्शन के अंदर में ये पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया, ये पूरे इंडक्टर्स के साथ में पूरा, एंड जो ड्राइविंग का सेक्शन है, ठीक है, वो आपका यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अब पहले सप्लाई सेक्शन समझ लेते हैं। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन के साथ में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर जब सप्लाई जाती है तो यहाँ पर आपकी पावर आईसी लगी हुई है, जिसमें एक पर्टिकुलर यहाँ बाजू में एक डायोड है, यहाँ एक है, 1 से 5 वोल्टेज जो है वो आउटपुट होता है पूरे बोर्ड को, और एक 6 वोल्टेज का आउटपुट देता है पूरे बोर्ड को। तो ये आपका पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन है पूरा का पूरा, ठीक है, इस सेक्शन पे। एंड आफ्टर दैट अब हम समझते हैं इसका कंट्रोलिंग कहाँ से होता है। तो इसके अंदर में 2 कंट्रोलर दिया हुआ है, एक कंट्रोलर यहाँ आपको दिख रहा है और एक कंट्रोलर यहाँ पर आपको दिख रहा है। सो 1 कंट्रोलर 2 कंट्रोलर, 2 कंट्रोलर्स इसके अंदर में हमको मिलते हैं। ये एक कंट्रोलर है, ये एक है, ये आपका प्राइमरी कंट्रोलर है, ये आपका सेकेंडरी कंट्रोलर है। अब इन दोनों के साथ में डेटा स्टोर करने के लिए यहाँ पर एक रोम दिया हुआ है, रीड ओनली मेमोरी, जो कि आप फ्लैश आईसी कह सकते हो। फ्लैश आईसी आपका कभी भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड फॉल्ट आएगा तो इसका डेटा रीड राइट किया जाएगा या तो इसको रिप्लेस किया जाएगा अगर रीड राइट से भी काम नहीं हो रहा है। और इनको भी जो है मेन माइक्रो, ये जो आपके दोनों है कंट्रोलर से, तो इनसे कंट्रोलिंग का पूरा काम हो रहा है, ठीक है।
ये जो आईसी है ये प्राइमरीली आपके इंजन को पूरा संभालने का मेजर काम करती है ऑलमोस्ट, और ये जो आईसी है ये आपके इंजेक्टर के मैक्सिमम सेक्शन को संभालने का काम करती है। इवन दो ये कंट्रोलर है, बट कंट्रोलर लगाया गया है इंजेक्टर के पूरे सेक्शन को संभालने के लिए, और ये कंट्रोलर लगाया गया है बीजीए टाइप आईसी में आपके इंजन के सेक्शन को संभालने के लिए, और ये उन दोनों को सपोर्ट करता है डेटा स्टोर करके। तो हमने सप्लाई सेक्शन समझ लिया, हमने पावर वोल्टेज रेगुलेशन सेक्शन समझ लिया, हमने इसका कंट्रोलिंग और सॉफ्टवेयर का जो सॉफ्टवेयर एंडेड सेक्शन है वो समझ लिया। अब हम ड्राइविंग सेक्शन समझते हैं। तो इसमें जो ड्राइविंग सेक्शन जो ड्राइवर आईसीज है वो यहाँ पर लगाई गई है, जो इंजन के सारे रिलेस चलाती है। सारे के सारे रिलेस का जो ग्राउंड है वो पूरा यहाँ से ड्राइव होगा, आपका हर एक पर्टिकुलर रिले। सेंसर जितने भी है वो डायरेक्टली यहाँ कंट्रोलर से ड्राइव किए जाएंगे, और उनका सिग्नल जो है, उनका जो स्टैंडर्ड सर्किट होता है वो स्टैंडर्ड सर्किट इन रेजिस्टर्स से होते हुए यहाँ के रेजिस्टर्स, या फिर बैक साइड में आपके जो रेजिस्टर्स यहाँ पर लगाए हुए हैं ये पूरे सेक्शन से होते हुए फिर जाके आपके मेन माइक्रो कंट्रोलर पे जाएंगे। जैसे आपका एक स्टैंडर्ड सर्किट है 12 वोल्ट रेजिस्टर का, कि उसमें एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर और देन आईसी के ऊपर भी जाके कनेक्शन लगेगा, तो वो ये सेक्शंस में पूरा पाया जाता है। फिर बैक साइड में ही आपका ये पूरा फिल्ट्रेशन सर्किट है, जहाँ पे आपका 12 वोल्ट एंड जो हाई वोल्टेज है आपके इंजेक्टर सेक्शन का, वो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों यहाँ पर फिल्टर किया जाता है एंड देन बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब बात आती है हमारे इंजेक्टर सेक्शन को समझते हैं। तो इंजेक्टर सेक्शन किस तरह से काम कर रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको रिपेयर कैसे किया गया। ठीक है, तो इंजेक्टर सेक्शन के मामले EMS 3 में शुरुआत सारी होती है इस सेक्शन पे। ठीक है, ये पर्टिकुलर सेक्शन पे, दिस सेक्शन इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, जिसमें आपके पिन आउट जो है वो पिन आउट यहाँ कॉर्नर पे है, ये आपका पिन नंबर 1 है, देन 2, देन यहाँ पर 25 है, 24 है, 25 उसके ठीक नीचे, देन यहाँ पर 49 है, 50 एंड देन यहाँ पर 73 है एंड 74। हमने पिन आउट में भी देखा था, यही पिन हमको मिले थे वायरिंग डायग्राम से। सो 1, 2, 24, 25, 49, 50, 73, 74। ठीक है, जो इंजेक्टर नंबर और जो आपका इंजेक्टर नंबर 1 एंड 4 है, इन दोनों का कंट्रोलिंग होता है, हाई साइड का कंट्रोलिंग होता है पिन नंबर 73 और 50 से। तो यहाँ पर जो दो पिन है आपका 73 और 50, यहाँ से इंजेक्टर नंबर 1 एंड 4 का हाई साइड है, पिन नंबर 1 और 2 पे इंजेक्टर नंबर 2 एंड 3 का हाई साइड है। तो रिमेनिंग जो आपके पिन है 24, 25 और आपका 49 और 73, ये पूरे के पूरे आपके लो साइड है। अब लो साइड जो है हर एक इंजेक्टर का, ये 1, 2, 3, 4, ये 4 मॉसफेट्स पे आता है। ये 4 एन चैनल मॉसफेट है जिनपे इसका लो साइड आता है। अब लो साइड मैंने आपको बता दिया कि these 4 आर लो साइड। ठीक है, इसके बाद में जो हाई साइड है वो हाई साइड चलता है, यहाँ पर ये 3 कंपोनेंट्स है, ये 3 और ये 3, ये 3 एंड ये 3 की वजह से। ठीक है, ये 1, 2, ये 2 जन मॉसफेट है, 2 एन चैनल मॉसफेट है, एक डायोड है। यहाँ पर भी 3 में से 2 एन चैनल मॉसफेट है, एक डायोड है। ठीक है, एक मॉसफेट से 12 वोल्ट है, एक मॉसफेट से हाई वोल्टेज कंट्रोल होता है, और डायोड से उनका फिर सप्लाई जो है कॉमन करके बाहर हाई साइड की पिंस के ऊपर भेज दिया जाता है। अब ये हाई साइड जो है वो आता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन से, ये सेक्शन से। ठीक है, यहाँ पर आपके ये जो 2 कंपोनेंट्स है ये दोनों डायोड्स है, जो कि आपकी यहाँ पर लगी हुई इंडक्टर कॉइल है, पीछे साइड में बोर्ड के आपके इंडक्टर कॉइल है। यहाँ पर ये इंडक्टर कॉइल से होते हुए आपका सप्लाई इन दोनों डायोड्स पे आता है। इन दोनों डायोड्स से हो करके फिर इस पर्टिकुलर मॉसफेट के ड्रेन से होके इस पर्टिकुलर इन मॉसफेट्स के ऊपर में आकर के लगता है। इनमें से एक मॉसफेट पे आके लगता है, जहां से सप्लाई आपके पिन के ऊपर चली जाती है एंड वहां से इंजेक्टर को हाई वोल्टेज का सप्लाई मिल जाता है। और ये कॉइल फिर आपके यहाँ पर 3 कैपेसिटर है, इनसे कनेक्टेड है, और ये कनेक्टेड है आपके आईसी के साथ में। तो इस तरह से हाई साइड आपका फ्लो होता है, और लो साइड डायरेक्टली यहाँ पर है, क्योंकि लो साइड में ग्राउंडिंग ही चाहिए होती है। ओके, तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर है कि आपके पूरे बोर्ड के अंदर में हर एक सेक्शन क्या काम कर रहा है, कहाँ कौन सा सेक्शन किस तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा 3rd पॉइंट क्लोज होता है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब हम आ जाते हैं हमारे रिपेयर के ऊपर में, कि अब इसे ठीक कैसे किया। ओके, अब इसे ठीक करने के लिए हमने सबसे पहले टेस्ट किया कि इंडिविजुअल मॉसफेट्स के ऊपर में वोल्टेज क्या आ रही थी। ठीक है, तो मैं आपको अभी वोल्टेज बता देता हूं हर एक मॉसफेट पे क्या आ रही थी। आपका जो इंजेक्टर नंबर 1 है उसके हाई साइड पे वोल्टेज आ रहा था हमें 5.1 वोल्ट।
ओके, तो हाई साइड पे हमें वोल्टेज आ रहा था 5.1 वोल्ट्स और लो साइड पे हमें वोल्टेज आ रहा था 4.2 वोल्ट्स। ठीक है, 4.2 वोल्ट्स लो साइड पे आ रहा था। देन उसके बाद में आपका हाई साइड के ऊपर इंजेक्टर 2 के हाई साइड पे हमें वोल्टेज आ रहा था 4.7 वोल्ट और लो साइड पे आ रहा था 4.6 वोल्ट्स। फिर 3 पे हमें आ रहा था 4.4 लो हाई साइड पे और लो साइड पे उसी के हमें आ रहा था 4.6 वोल्ट्स। इंजेक्टर नंबर 4 पे हमें आ रहा था 4.2 वोल्ट हाई साइड में और लो साइड में ये पिन नंबर 49 पे हमें आ रहा था 0 वोल्ट। ठीक है, तो पिन नंबर 49 में हमारे जो है ना गड़बड़ थी, जो इसमें गड़बड़ है पिन नंबर 49 पे थी। तो 49 से हमारा जो है प्रॉब्लम था, जहां से हमारा जो है वोल्टेज जिसपे एक फीडबैक वोल्टेज जो होना चाहिए ये नहीं आ रहा। आप वही सोच रहे होगे कि सर वोल्टेज आया कहां से, इंजेक्टर जुड़े नहीं है, इंजेक्टर लगे नहीं है। तो ये फीडबैक वोल्टेज होता है। तो इसमें हमें वोल्टेज जो है ना गड़बड़ दिखाई दे रही थी, पिन नंबर 49 में 0 वोल्ट आ रहा था, यानी फीडबैक सेक्शन में प्रॉब्लम था। ओके, ड्राइविंग में नहीं। तो 49 का हमें ट्रेस मिला इस पर्टिकुलर मॉसफेट पे। ये मॉसफेट को हमने टेस्ट किया तो इसके ड्रेन पे जो फीडबैक होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। अब इसमें यूनिक चीज यही थी कि नॉर्मली हर इंजेक्टर सेक्शन में फीडबैक सर्किट ड्रेन को और आपके सोर्स को और गेट को सभी को डायरेक्टली ड्रेन से कनेक्टेड होता है। इसका फीडबैक जो है वो इस डायोड से होकर के देन फिर आपके सर्किट में, सॉरी ये डायोड नहीं, इस डायोड से होकर के पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा था और फिर जाकर के आईसी पे जा रहा था। अब ये पर्टिकुलर डायोड के ऊपर में वोल्टेज हमने जब चेक किया तो डायोड निकालने पर वोल्टेज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा था। आपके नीचे का जो नेगेटिव पॉइंट है यहां पे वोल्टेज आ रहा था। ठीक है, बट यहां से वोल्टेज इस तरफ नहीं आ पा रहा था। अब टेस्टिंग करने पे पता चला कि वोल्टेज जब यहां से यहां फ्लो होता है, फ्लो होने के बाद यहां पे 0 हो जाता है, यानी यहां पर वोल्टेज जो है 0 होकर के डेड हो जा रहा था पूरी तरह से। अब काफी ज्यादा समय लगा के इसमें ढूंढने के बाद में भी इसका जो फीडबैक है वो पूरा का पूरा ड्रेन साइड का कहां से 0 वोल्टेज में हो रहा है ये नहीं पता चल पा रहा था। तो फाइनली एक छोटा सा सेक्शन जहां पे दिक्कत आती है वो हम वहां पर हमने टेस्टिंग की कि ड्रेन जो है हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर पिन के पास में। अब ये पिन के पास से आपके हमेशा एक कैपेसिटर कनेक्टेड होता है जो कि फिल्टर करने का काम कर रहा होता है। यहाँ पे जो सिरेमिक कैपेसिटर दिख रहे हैं ये लगे हुए हैं जो कि फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, बारीक सा फॉल्ट है, बड़े फॉल्ट मिल जाते हैं आसानी से, ये बारीक वाले फॉल्ट में ही ना परेशानी बड़ी होती है। अब ये जो पॉइंट है यहां से हमने ये कैपेसिटर ऑलरेडी टेस्ट कर लिया था। ओके, बट इसमें ग्राउंड शॉर्टिंग नहीं थी। जो टेस्टिंग की गई थी वो ग्राउंड शॉर्ट आइडेंटिफाई करने नहीं थी, कैपेसिटर को नहीं चेक किया गया, बिकॉज जनरली यहां से प्रॉब्लम हमेशा आता नहीं है। तो आगे बढ़ के ये सेक्शंस चेक किए, चेक करने के बाद में भी कोई सोल्यूशन इसके अंदर में नहीं मिला। फाइनली इस कैपेसिटर को फिर निकाल करके जब इसे टेस्ट किया तो पता चला कि ये कैपेसिटर की जितनी स्टोरेज होनी चाहिए उससे स्टोरेज बहुत ज्यादा डाउन होकर के गिर गई है। ओके, जिसके कारण से ये कैपेसिटर फिल्टर करने की जगह जो वोल्टेज फीडबैक का आना चाहिए वो खुद एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब हमने सिंपली इस कैपेसिटर को निकाला, इसकी जगह पे सेम दूसरा सिरेमिक कैपेसिटर एज इट इज लगाया। लगाने के बाद में हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज आना चाहिए था ये वोल्टेज जनरेट होना स्टार्ट हो गया और ये वोल्टेज बनते ही आपके ये कैपेसिटर चेंज करते ही यहाँ पर ये वोल्टेज बन करके आपका 4.9 वोल्ट यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो गया फिर पिन के ऊपर में। दैट मीन्स हमारा इंजेक्टर सेक्शन जो है वो रिपेयर हो गया और कोई टेस्टर की जरूरत नहीं पड़ी। गाड़ी के ऊपर जाके ईसीएम लगेगा एंड गाड़ी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। तो आपने देखा दोस्तों, सिंपल छोटी सा प्रॉब्लम था बट थोड़ा सा सर्किट इसमें डिफरेंट तरह से काम कर रहा था। तो आइडेंटिफाई करते करते पूरा का पूरा थोड़ा समय चला गया, बट एंड ऑफ द डे सोल्यूशन मिलता है। ये कैपेसिटर्स अक्सर होता है हमसे कि हम ये छोटे छोटे पॉइंट्स मिस आउट कर जाते हैं और यहाँ पर इसके ऊपर में स्टार्टिंग में पूरी टेस्टिंग अगर की जाती, अगर पूरी टेस्टिंग शुरू में ही कर ली जाती तो ये प्रॉब्लम पहले ही मिल जाता। बट फिर भी प्रॉब्लम हमें मिली, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई एंड आइडेंटिफाई होने के बाद में रिजॉल्व कर दिया गया एंड बोर्ड को ओके करके अब गाड़ी कस्टमर को इसको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमने टेस्टिंग करके इस पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर वोल्टेज सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है आइडेंटिफाई करके इसको वर्किंग कंडीशन में लाया। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को फायदा पहुंचा हो ये पर्टिकुलर वीडियो से। आप लोग ये मॉड्यूल जब भी आएगा तो आप इसे देख करके आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने टेक्नीशियन भाइयों के साथ शेयर कर देना। क्या पता कोई अगर इस मॉड्यूल में फंसा हो किसी कारण से और ये वीडियो के जरिए उनकी मदद हो जाए, उनका काम आसान हो जाए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।